जो कि इमरजेंसी मूव्स है, इसमें सबसे पहले आता है सर्ट ड्रैग। जो हमारा विक्टिम होगा वो उस कोलैप्स स्ट्रक्चर में फंसा हुआ है और उस कोलैप्स स्ट्रक्चर से हमारे रेस्क्यूअर्स को भी खतरा है। तो जैसा कि वहाँ पे जो कोलैप्स स्ट्रक्चर है तो कन्फाइंड स्पेस होगी, तो रेस्क्यूअर्स को छोटी सी छोटी पोजीशन बनाकर उसके पास पहुँचना पड़ता है। छोटी पोजीशन बना के जब रेस्क्यूअर्स उसके पास विक्टिम के पास पहुंचता है तो सबसे पहले जो उसके आसपास की हजार्डियस मटेरियल अर्थात मतलब ऐसी कंकर पत्थर या कोई भी ऐसी चीज है जिससे कि हमारे विक्टिम को खतरा हो सकता है या उसकी इंजरी को बढ़ा सकता है, उसे रिमूव करेगा और उसके दोनों हाथों को किसी रस्सी के सहारे बांध देता है। और जैसा कि हमारा शर्ट या टी शर्ट का सबसे मजबूत हिस्सा हमारा कॉलर होता है, कॉलर को अंदर की तरफ फोल्ड करेगा और उसे अपने पैर से रबल्स को क्लियर करते हुए ड्रैग करके बाहर निकालेगा, जल्द से जल्द उसे बाहर निकालेगा और उसके बाद उसे फर्स्ट एड की कार्रवाई दी जाती है। इस सिलसिले में जो नेक्स्ट ड्रैग आता है शोल्डर ड्रैग। सेम कन्फाइन स्पेस है, जो रेस्क्यूअर से वो छोटी सी छोटी पोजीशन बना के विक्टिम तक पहुंचेगा और इसमें अगर जो विक्टिम है उसने शर्ट या टी शर्ट्स नहीं पहन रखे हैं तो उसे ड्रैग करने के लिए उसे शोल्डर ड्रैग का प्रयोग करते हैं। अगर इस ड्रैग के दौरान विक्टिम कोई महिला है तो उसके प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है। थैंक यू। इमरजेंसी मूव्स में ही नेक्स्ट ड्रैग आता है ब्लैंकेट ड्रैग। अगर जो हमारा विक्टिम है वो भारी है या उसका वजन ज़्यादा है जिसे कि एक सिंगल रेस्क्यूअर्स ड्रैग करके बाहर नहीं निकाल सकता, तो हमारे दो रेस्क्यूअर्स ब्लैंकेट की मदद से उसे उस कोलैप्स स्ट्रक्चर से बाहर निकालते हैं इस तरह से। सबसे पहले ब्लैंकेट को फोल्ड कर लेते हैं। ब्लैंकेट पे लेटने के बाद उसे पैर की तरफ से उसे नॉट्स लगा देते हैं। थैंक यू। इस तरह से जब इमरजेंसी मूव्स करते हैं तो हमारे रेस्क्यूअर द्वारा उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाता है। इसके बाद आता है नॉन इमरजेंसी मूव। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये तब किया जाता है जब उस कोलैप्स स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज किया जा चुका है या आफ्टर शॉक का खतरा नहीं है, तो हम अपने विक्टिम्स को फर्स्ट एड की जो कार्रवाई होती है आप उस प्लेस पे देते हैं जहाँ पे उसे चोट लगी है। उसके बाद उसे मेडिकल सर्विस के लिए भेजते हैं। उसमें अभी सबसे पहले जो नॉन इमरजेंसी मूव में आता है 2 मैन 4 हैंड मेथड। इसमें रेस्क्यूअर्स फ्रंट पे आ जाइए, अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से टाइटली पकड़ता है और एक दूसरे को सपोर्ट से उसे, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है
और जैसे कि 10वें 20वें या 25वें फ्लोर पे अगर कोई फंसा हुआ है तो इस मेथड का प्रयोग हम तब करते हैं जब मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग हो और विक्टिम ऊपर फंसा हुआ है, तो उसे हमें ज़्यादा दूर तक कैरी करनी है। और जो हमारा विक्टिम होता है इसमें कॉन्शियस होता है, जो कि हमारे रेस्क्यूअर्स को सपोर्ट करता है और उसे आसानी से हम दूर तक कैरी कर सकते हैं इस मेथड से। नेक्स्ट आता है टू मैन टू हैंड मेथड। इसमें एक दूसरे को हाथ को टाइटली पकड़ते हैं। इसमें भी हम विक्टिम को दूर तक कैरी कर सकते हैं। इसमें अगर विक्टिम के पैर में चोट है तो उसके पैर को सपोर्ट देते हुए आसानी से उसे दूर तक कैरी किया जा सकता है। जो नॉन इमरजेंसी मूव्स है, इसमें जो हमारा विक्टिम है वो कॉन्शियस है। नेक्स्ट मेथड आता है पिगी बैक कैरी। इसमें जो रेस्क्यूअर्स है विक्टिम को अपने पीठ पे लेके कैरी करता है। इसमें भी जो रेस्क्यूअर्स उसे आसानी से अकेले दूर तक कैरी कर सकता है। नेक्स्ट नॉन इमरजेंसी मूव्स में आता है फायरमैन मेथड। इसमें भी एक रेस्क्यूअर होता है और विक्टिम को आसानी से दूर तक कैरी करता है। थैंक यू। ये थे कुछ मेथड्स। इसमें हम कोशिश करते हैं जो हमारी नॉन इमरजेंसी मूव्स में इसमें कम से कम रेस्क्यूअर्स लगे जो हमारे विक्टिम्स को कैरी करने के लिए, क्योंकि जब ज़्यादा लेवल पर अर्थक्वेक होगा तो उस टाइम हमारे पास मैन पावर बहुत कम होगी। इसलिए हम कोशिश करते हैं पिगी या फायरमैन लिफ्ट, जिसमें हमारा एक रेस्क्यूअर एक विक्टिम को कैरी करेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा विक्टिम को कम समय में निकाल सकते हैं। क्योंकि जो हमारी संख्या है एनडीआरएफ कम है और बाकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस टाइम कहीं ना कहीं हम भी ट्रैप्ड होंगे, रोड ब्लॉक्स होगा। जब भी पहुंचेंगे तो कम मैन पावर से ज़्यादा विक्टिम निकालने के लिए इस मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। अब जब जैसे ही हमारे विक्टिम्स बाहर आ जाते हैं, जो भी ट्रैप्ड विक्टिम है उस कोलैप्स स्ट्रक्चर से बाहर आती है, तो हमारी एक एमएफआर टीम होती है जो इंसिडेंट प्लेस पे मेडिकल की अपना एक मेडिकल पोस्ट बना के रखती है। वहाँ पे उन्हें जो इमरजेंसी मूव्स के थ्रू जो विक्टिम बाहर निकाले गए थे उन्हें फर्स्ट एड की कार्रवाई दी जाती है। इसी कार्रवाई को अभी जो मेडिकल वाला हमारा सेशन चलेगा उसे लीड करेंगे कांस्टेबल अनिल कुमार। सभी को जय हिंद। अभी तक हमने देखा अर्थक्वेक हो गया और उसके बाद वहाँ से इवैक्यूएशन हो गया। जो भी विक्टिम्स थे उनको हमने इवैक्यूएट कर लिया। अब जो होगा, जैसे हमने विक्टिम को इवैक्यूएट किया है तो जाहिर तौर पे ये समझ सकते हैं कि विक्टिम को चोट भी लगी होगी, विक्टिम को ब्लीडिंग हो रही होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लीडिंग कंट्रोल किस प्रकार से करते हैं। मेनली ब्लीडिंग दो प्रकार से होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जो इंटरनल ब्लीडिंग है, एज ए रेस्क्यूअर, एज ए मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर, यू कैन नॉट स्टॉप दिस। आप एक्सटर्नल जो ब्लीडिंग है उसे ही रोक सकते हैं। उसके 4 मेथड्स होते हैं, अभी हम देखते हैं आज डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से। सबसे पहले हम देखेंगे विक्टिम के हाथों में, लेफ्ट एल्बो में चोट लगी है, तो यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। सबसे पहले इसको रोकने के लिए हमने क्या किया, डायरेक्ट प्रेशर दिया। इस प्रकार से डायरेक्ट प्रेशर से उसे रोकेंगे। उसके बाद होता है प्रेशर पॉइंट। हम सभी जानते हैं हमारे शरीर में प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जहाँ से जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो चलता है। तो यहाँ पे जो ब्रेकियल प्रेशर पॉइंट है, इन्होंने इसे प्रेस कर लिया। इससे कुछ मिटिगेट होगा। अगर फिर भी ब्लड
नहीं रुकता है तो हमें क्या करना है, एलिवेट करना है, इसे एलिवेशन देना है। एलिवेशन देने का तात्पर्य ये है, जो हमारा हार्ट है, हार्ट से ब्लड का फ्लो होता है, तो हार्ट लेवल से हाथ को हम ऊपर कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो ब्लड का फ्लो है वो क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से हम एलिवेट कर देंगे। जो चौथा मेथड होता है टूर्निकेट, इसे एक्सट्रीम इमरजेंसी में ही इसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। किस प्रकार से होगा टूर्निकेट, कोई भी आपके पास कपड़ा हो या कोई रस्सी हो, पेन पेंसिल या मार्कर की सहायता से आप इसे इस प्रकार बांध लें और इसी से इसको क्या करना है, आपको टाइट करना है इसको। जब आप टाइट करेंगे तो वहाँ क्या होगा, जो ब्लड जो आगे जा रहा था वो ब्लड वहाँ पे रुक जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं कि ब्लड की एक प्रॉपर्टी होती है जो 5 से 7 मिनट के अंदर वो क्लॉट बन जाता है। तो आपको हर 5 मिनट में इसको रिलीज भी करते रहना है, जिससे कि जो ब्लड का फ्लो है वो चलता रहे। ये थे 4 मेथड हमारे ब्लीडिंग कंट्रोल के। अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे, जैसे विक्टिम निकला है तो बहुत सी ऐसी इंसिडेंट हमने देखा है कि कोई ऐसी नुकीली चीज़ विक्टिम के हाथ में पैरों में चुभ जाती है, जिसे हम इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यह है कोई नुकीली वस्तु है जो विक्टिम के हाथों में चुभ गई है। तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना है, इसे कट नहीं करना है, इसको खींचने की कोशिश नहीं करना है, नहीं तो इस पर विक्टिम को नुकसान हो सकती है। तो यहाँ पे एक हम लोगों का डू नॉट ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग बना के रखते हैं, या फिर आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से बना भी सकते हैं। इसको सबसे पहले यहाँ पे लगाना है, अगर ज़रूरत पड़े और ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। उसके बाद रोलर बैंडेज की मदद से आप इसे प्रॉपर चारों तरफ से इसकी बैंडेजिंग कर देंगे। इस प्रकार से आप बैंडेजिंग कर देंगे तो जो आपका ये इंजरी है पेनकेक, इसको आप स्टेबलाइज कर दोगे और विक्टिम को जल्द से जल्द EMS जो एक 108 नंबर होता है उसके माध्यम से आप विक्टिम को जल्द से जल्द हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हो। ये हो गया आपका इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट का ड्रेसिंग एंड बैंडेजिंग। नेक्स्ट, ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं कि विक्टिम के आंखों में इंजरी हो जाती है। कभी कभी ऐसी नुकीली चीज़ होती हैं जो विक्टिम के आंखों को भी मतलब इफेक्ट कर देती हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, आई बॉल के माध्यम से उसको हम बैंडेजिंग करते हैं। उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे एक पेपर ग्लास होता है, पेपर ग्लास इस प्रकार से, और इसमें स्टलाइज किए हुए गॉज पीस होते हैं जो कि मॉइस्चर प्रदान करता है आंखों को। इसको इसमें इस तरीके से डाल देंगे, ठीक है। अभी मान लीजिए विक्टिम का राइट आई जो है वो इंजर्ड है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों आंखों को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, बैंडेजिंग दोनों आंखों को करना पड़ेगा, क्योंकि आंख का नेचर आप सब जानते हैं, जब आंख एक मूवमेंट करेगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिक मूवमेंट करेगा। तो जिस आंख में इंजरी है उसको तो हमें करना ही है, उसके अलावा जो दूसरा आंख है उसको भी हमें स्टेबलाइज करना है। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे जो उनकी इंजर्ड आंख है उसको इस तरीके से बांध देंगे, और साथ साथ जो दूसरी आंख है उसे भी हम क्या करेंगे, बढ़िया से स्टेबलाइज कर देंगे, जिससे कि वो आंख उनकी मूवमेंट ना कर सके, हरकत ना कर सके। ये प्लास्टिक पे कप है जिसे आसानी से मतलब कहीं भी अवेलेबल आपको मिल सकती है। ठीक है ना। अभी हमने देख लिया, विक्टिम को इवैक्यूएट किया, ब्लड कंट्रोल किया और उसको ड्रेसिंग एंड बैंडेज कर दिया। इसके अलावा भी होता है फ्रैक्चर, विक्टिम को फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो फ्रैक्चर को हम किस तरीके से स्टेबलाइज करते हैं अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से देखेंगे। जब कोई कोलेप्स स्ट्रक्चर होता है, कोई भी बिल्डिंग कोलेप्स होता है, तो उसमें बहुत तरह की नुकसान होती है, जैसे अत्यधिक ब्लीडिंग हो जाना, फ्रैक्चर हो जाना। तो अभी हम लोग देखेंगे
विक्टिम ये पड़ा हुआ है और इसको फ्रैक्चर है। ये जो आप देख रहे हैं इसे हम स्प्लिंट बोलते हैं, रिजिड स्प्लिंट। अगर आपके पास ये स्प्लिंट अवेलेबल नहीं है तो आप लकड़ी, फट्टे या गत्ता, किताब की जो गत्ते होती हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे विक्टिम घायल है और उसको पैर में फ्रैक्चर है, तो उसे हम किस तरीके से स्टेबलाइज करेंगे। स्टेबलाइज करने का मतलब ये है कि विक्टिम को कुछ समय के लिए स्थायित्व प्रदान करना, जिससे कि विक्टिम की इंजरी और ना बढ़े और विक्टिम को जल्दी से जल्दी हम हॉस्पिटल तक पहुंचा दें। देखेंगे हम यहाँ पे विक्टिम का जो लेफ्ट लेग है इसमें इंजरी है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास ट्रायंगुलर बैंडेज है या रोलर बैंडेज है उसकी मदद से हम क्या करेंगे, बैंडेज को इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद दो स्प्लिंट लेंगे। जो स्प्लिंट है उसका एक जो सिरा है, एक साइड है वो सॉफ्ट है और जो दूसरा वाला साइड है वो हार्ड है। तो ध्यान रहे, जो सॉफ्ट वाला सिरा है उसे हम अंदर की तरफ रखेंगे और एक गॉज पीस देके और उसे हम बांधेंगे, जिससे कि विक्टिम अनकंफर्ट महसूस न करे। इस तरीके से अगर स्टेबलाइजिंग कर दिया जाए तो विक्टिम का जो फ्रैक्चर है वो इंक्रीज नहीं होता है। यहाँ पर हमने देख लिया ब्लीडिंग कंट्रोल हो गया, ड्रेसिंग बैंडेजिंग हो गया और स्टेबलाइजिंग हो गया। यहाँ से हमारा नेक्स्ट जो सीक्वेंस ऑफ एक्शन है, हम विक्टिम को इवैक्यूएट करते हैं स्ट्रेचर के माध्यम से, उसे हम एम्बुलेंस तक या वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो कॉमनली आप सब लोग तो देखे होंगे कि ये जो स्ट्रेचर है, बैकबोर्ड, ये सभी लोगों ने देखा होगा जनरली। तो हम आपको कुछ इम्प्रोवाइज जो सेल्फ मेड है, एनडीआरएफ के हमारे रेस्क्यूअर्स, हमारे अधिकारियों के द्वारा सेल्फ मेड, खुद से क्रिएट किया हुआ कुछ इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर्स हम आपको बनाने का तरीका सिखाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ब्लैंकेट आपको लेना है और साथ में दो लोहे की रॉड या बम्बू या कोई भी ऐसा डंडा जो मजबूत हो, जो विक्टिम का वेट सहन कर सकता है। इस प्रकार से आपने क्या करना है, ब्लैंकेट को ओवरलैप कर देना एक दूसरे के ऊपर और इस तरीके से आप इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बना सकते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, हमारा जो रेस्क्यूअर है इस पे खुद इस पे बैठ के आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं आसानी से यहाँ पे इन्होंने उठा लिया इनको। तकरीबन 80 केजी के वेट तक ये सहन कर सकता है। आप अगर मान लीजिए उस साइड पे हैं, आपके मन में क्वेश्चन एराइज होगा कि आप तो रेस्क्यूअर्स हैं, आपके पास ऑलरेडी ये चीज़ें मौजूद हैं, हम तो नॉर्मल लोग, हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए आप इम्प्रोवाइज तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। ये चीज़ें नॉर्मली आपको कंबल और बम्बू ये सब कॉमनली अवेलेबल हो सकता है। ये जो इम्प्रोवाइज्ड मेथड है, इसका बस प्रयोग करने का हमारा तात्पर्य ये है कि जब ये मास लेवल पे जब कोई डिजास्टर होता है तो मास लेवल पे इंजरीज या कैजुअलिटीज होती है। उस टाइम हमारे पास नहीं उतने डॉक्टर्स होंगे, नहीं उतनी हमारी एनडीआरएफ की टीम होगी। तो उस टाइम अगर इसमें से कोई भी एक मेथड, चाहे ब्लीडिंग कंट्रोल का हो, चाहे फ्रैक्चर स्टेबलाइज का हो, आप प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके लाइफ को सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट जो डॉक्टर उसको बचा सकता है।